चलिए बावर्चन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और दीवार से निकली स्त्री दीवार से बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कढ़ाई के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुन रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत ना हुई। स्त्री ने फिर छड़ी और अपना प्रश्न दोहराया। इस पर चारों मछलियां उठ खड़ी हो गईं और बोली, यह सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा ऋण वापस करोगी तो हम तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे। यह सुनते ही उस स्त्री ने कढ़ाई को जिसमें मछलियां भुन रही थीं जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह हो गई। बावर्चन इस कांड को देखकर सुध-बुध खो बैठी। कुछ देर बाद होश में आई तो देखा मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि मैंने तो यह सारा व्यापार अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस पर बादशाह को कैसे विश्वास आएगा। वह ऐसी चिंता में बैठी थी कि मंत्री ने आकर पूछा कि मछलियां पक चुकी या नहीं। बावर्चन ने मंत्री को सारा हाल बताया। मंत्री को इस कहानी पर विश्वास तो ना हुआ, लेकिन उसने बावर्चन की शिकायत करना ठीक न समझा। उसने मछलियों के खराब होने का कोई बहाना बादशाह से बना दिया और मछुआरे को बुलाकर कहा कि वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने दैत्य से किया हुआ वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियां क्यों नहीं ला सकता। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और उसी प्रकार की 4 रंगों वाली मछलियां उसके जाल में फंसी। मछलियां लेकर वह मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे कुछ इनाम दिया और बावर्चन के पास मछलियां लाकर कहा कि इन्हें मेरे सामने पकाओ। बावर्चन ने पहले दिन ही की तरह मछलियां काट और धोकर गर्म तेल में डाली, और जब उसने उन्हें कढ़ाई में पलटा तो दीवार फट गई और वह स्त्री हाथ में छड़ी लेकर दीवार के अंदर से निकली और एक छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन की वाली बात पूछी। उन चारों मछलियों ने जुड़कर सिर उठाकर और पूंछ पर खड़े होकर वही उत्तर दिया। स्त्री ने फिर कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार फिर जुड़कर पहले जैसी हो गई। मंत्री यह सब बातें देखकर हैरान हो गया। अब उसने यह बात बादशाह को बता देना ही ठीक समझा। जब उसने बादशाह को यह कांड बताया तो उसे भी घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता हूं। उसने फिर मछुआरे से कहा कि ऐसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरा बोला, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूं। क्योंकि सारा व्यापार अद्भुत था, इसलिए बादशाह ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियां लाकर बादशाह को दी। बादशाह ने खुश होकर उसे 400 सर्पियां और दी। अब बादशाह ने मंत्री से कहा कि बावर्चन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने बावर्ची खाना में अंदर से बंद करके मछलियां पकाना शुरू किया। जब एक और लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई, किंतु इस बार उसमें सुंदरी नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए एक हबसी निकला। हबसी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर हैं। हबसी ने कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह
जुड़ गई। बादशाह ने मंत्री से कहा, यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास न करता। यह मछलियां भी साधारण नहीं हैं। मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं। यह कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलाया और उससे पूछा कि तू ये रंगीन मछलियां कहां से लाया था। मछुआरे ने बताया कि मैंने उसे उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर 4 टीले हैं। बादशाह ने मंत्री से पूछा, तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहाँ है? मंत्री ने कहा, मैं 60 वर्ष से उस ओर शिकार खेलने जाता हूं, लेकिन मैंने ऐसा तालाब ना देखा न सुना है। अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा कि वह तालाब कितनी दूर है और क्या तू मुझे वहां ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहां से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहां ले जाऊंगा। उस समय दिन कम ही रह गया था, किंतु बादशाह को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों और रक्षकों को शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। फिर वह मछुआरे के पीछे पीछे हो लिया और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ के दूसरी ओर उतरा तो वहां बड़ा विशाल वन दिखाई दिया। यह वन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह वन भी पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए जिसके चारों ओर 4 टीले थे। उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियां उसे मछुआरों से मिलती थीं, वैसी अनगिनत मछलियां उस तालाब में तैर रही थीं। बादशाह का आश्चर्य और बढ़ा। उसने अपने दरबारियों और सरदारों से पूछा कि तुम लोगों ने पहले भी इस तालाब को देखा है क्या? उन सब ने निवेदन किया कि हम लोगों ने इस तालाब को देखना कैसा, इसके बारे में सुना तक नहीं। बादशाह ने कहा, जब तक मैं इस तालाब और इन रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह नहीं समझ लूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग भी यहां डेरा डालो। उसकी आज्ञा अनुसार दरबारियों और रक्षकों के डेरे तालाब के चारों ओर डल गए। रात होने पर उसने मंत्री को अपने डेरे में बुलाया और कहा, मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूं। उस बावर्ची खाने में हफ्सी कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की, और भी जानना चाहता हूं कि यह तालाब जिसे किसी ने नहीं देखा था अचानक कहां से आ गया। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूं, अतएव मैंने सोचा है कि मैं अकेले ही इस रहस्य का उद्घाटन करूं। मैं अकेला जा रहा हूं, तुम यहीं रहो। प्रातः काल जब दरबारी यहां पर दरबार के लिए आए तो उनसे कह दो कि बादशाह कुछ बीमार हो गए हैं और कुछ दिन यहीं पर शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। यह कहकर सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं। मंत्री ने बादशाह को बहुत समझाया, महाराज आप यह ना करें, इस काम में बड़ा खतरा है। यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ज्ञान ना हो पाए। फिर बेकार में ही क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं। बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर ना हुआ। उसने बादशाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के वस्त्र में हो लिया। जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे तब वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी ओर उतर गया। आगे उसे एक गहन वन दिखाई दिया। वह उसी के अंदर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर पूरा सवेरा हो गया और उसे दूर जाने पर एक सुंदर प्रासाद दिखाई दिया। वह यह भवन देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे आशा बंधी कि उसे इस जगह तालाब के रहस्य का पता चलेगा। भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बड़ा विशाल है और काले पत्थरों का बना है।
उसकी दीवारों पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे जो दर्पण की भांति चमकते थे। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहाँ उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी। वह बहुत देर तक खड़ा हुआ भवन की शोभा निहारता रहा, फिर उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई ना आया तो उसने सांकल को खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक ना पहुंच पाई हो। सांकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है जहां बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वह अंदर चला गया और ड्योढ़ी में पहुंचकर जोर से पुकारा कि क्या इस भवन के अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा स्थान दे। फिर भी उसे कोई उत्तर ना मिला तो उसका आश्चर्य और बढ़ा। ड्योढ़ी से आगे बढ़कर वह घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लंबा चौड़ा मकान है, किंतु उसके अंदर कोई नहीं है। अब वह एक लंबे चौड़े आंगन को पार करके एक दलान में पहुंचा। उसमें रेशमी कालीन बिछा हुआ था। अंदर का मकान और भी सजा हुआ था। दरवाजों पर जड़ाऊ मखमल के पर्दे पड़े थे जिनमें सुनहरे और रुपैले फूल बूटे कड़े थे। अंदर एक बाहर दरी थी जिसमें एक हौज था जिसके चारों ओर सोने से 4 शेर बने हुए थे। शेरों के मुंह से पानी के फव्वारे छूटते थे और जब उनका पानी नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरता था तो मालूम होता था लाखों हीरे जवाहरात उछल रहे हैं। हौज के बीच में एक फव्वारा था जिस पर अरबी अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था और उसका पानी उछल कर बाहर दरी की छत को छूता था। इसके अलावा उस विशाल भवन में 3 बाग थे जिसमें बड़े सुगड़पन के साथ भांति भांति के सुगंधित फूलों और उत्तम फलों के पेड़ लगे थे। बागों में हर चीज ऐसी तरतीब से लगी थी कि उन्हें देखकर दुखी मनुष्य भी आनंद में डूब जाए। वृक्षों पर नाना प्रकार के सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। वे पक्षी उन्हीं वृक्षों पर रहते थे, उड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि वृक्षों के ऊपर जाल पड़े हुए थे। बादशाह एक कमरे से दूसरे कमरे और बाग से दूसरे बाग में घूम घूमकर हर वस्तु से आनंदित होता रहा। घूमते घूमते वह थक गया और एक मकान में बैठकर आराम करने लगा और सामने वाले बाग की शोभा देखने लगा। इतने में उसे एक कातर वाणी सुनाई दी जैसे कोई बड़े दुख में कराह रहा हो। उसने कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुण कथा कह रहा है और अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। बादशाह ने उस कमरे का पर्दा उठाया जिसमें से वह आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी किसी ऊंची चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर सलाम किया तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं आपके पास न आ सका। बादशाह ने कहा, मैं आपके शीलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हूं। वास्तव में कोई ऐसा अप्रिय कारण होगा कि आप उठ ना सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे अति क्लेश हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूं। कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी ना हिचकें। कृपया यह बताएं कि आप यहाँ इस मजबूरी की हालत में अकेले कैसे पड़े हैं। यह भी बताएं कि यह भव्य प्रसाद किसका है और ऐसा निर्जन क्यों है। साथ ही यह भी बताएं क्योंकि मैं यही जानने के लिए निकला हूं कि पास के तालाब का रहस्य क्या है और उसकी मछलियां कौन हैं। जवान आदमी यह सुनकर फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने के पहले देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना
कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि के ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गईं और वह बोला, मुझे तो वैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य हो रहा था, किंतु आपका यह हाल देखकर मेरा आश्चर्य और उत्सुकता और बहुत बढ़ गई है। भगवान के लिए अपना ब्यौरेवार हाल कहिए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे ही कोई संबंध है। आप मुझे अपनी व्यथा कथा शीघ्र कहिए, क्योंकि दूसरे को सुनाने से आदमी का कुछ दुख दूर होता है। जवान आदमी ने कहा कि मुझे अपनी दशा के वर्णन से भी कष्ट होता, किंतु आपका आदेश है इसलिए कहता हूं। उस जवान ने अपना वृत्तांत कहना आरंभ किया। उसने कहा, मेरे पिता का नाम महमूद शाह था। वह काले द्वीपों का अधिपति था। वे काले द्वीप 4 विख्यात पर्वत हैं। उसकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहां वह रंगीन मछलियां वाला तालाब है। मैं आपको ब्यौरेवार सारी कहानी बता रहा हूं, जिससे आपको सारा हाल मालूम हो जाएगा। जब मेरा पिता 70 वर्ष का हुआ तो उसका देहांत हो गया और उसकी जगह मैं राज सिंहासन पर बैठा। मैंने अपने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया। मैं उसे बहुत चाहता था और वह भी मुझे बहुत चाहती थी। 5 वर्ष तक हम लोग सुखपूर्वक रहे। फिर मुझे आभास हुआ कि उसका मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है। एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वह स्नानागार को गई और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा रहा। 2 दासियां जो रानी को पंखा झाला करती थीं, मेरे सिरहाने पैताने बैठ गईं और मुझे आराम देने के लिए पंखा झालने लगीं। वे मुझे सोता जानकर धीमे धीमे बातचीत करने लगीं। मैं सोया नहीं था, किंतु उनकी बातें सुनने के लिए सोने का बहाना करने लगा। एक दासी बोली कि हमारी रानी बड़ी दुष्ट है कि ऐसे सुंदर और सुशील पति को प्यार नहीं करती। दूसरी बोली, तू ठीक कहती है। रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़कर रानी न जाने कहां जाती है और बेचारे बादशाह को कुछ पता नहीं चलता। पहली ने कहा, यह बेचारा जाने भी कैसे? रानी रोज रात को उसके शरबत में कोई नशा मिलाकर उसे दे देती है। यह नशे से बिल्कुल बेहोश हो जाता है और रानी जहां चाहती है चली जाती है और प्रातः काल के कुछ पहले आकर इसे होश में लाने की सुगंधी सुगा देती है। मेरे बुजुर्ग दोस्त, मुझे यह सुनकर इतना दुख हुआ कि उसे वर्णन करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। उस समय मैंने अपने क्रोध को संभालना उचित समझा और कुछ देर में इस तरह अंगड़ाइयां लेता हुआ उठा जैसे सचमुच सो रहा था। कुछ देर में रानी भी स्नान करके वापस आ गई। उस रात को भोजन के उपरांत मैं शयन करने के लिए लेटा तो रानी हमेशा की तरह मेरे लिए शरबत का प्याला लाई। मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंख बचाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दिया जैसे कि मैंने पूरा शरबत पी लिया है। फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए। रानी ने मुझे सोता समझकर पलंग से उठकर एक मंत्र जोर से पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेरकर कहा, तू ऐसा सो कि कभी ना जागे। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए UR TV पर, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।